तालाब के शांत जल में सूरज की किरणें जब सुबह सुबह झिलमिलाने लगती थीं, तब गांव के उस छोर पर बने कच्चे घर की मिट्टी भी चमक उठती थी। वही कच्चा घर, जिसकी छत खपराल की थी, जिसकी दीवारों पर नीम के पत्तों की छाया गिरती थी और जिसके आंगन में तुलसी का चौरा हर सुबह जल से सिंचित होता था। इस घर में रहती थी रमा और सुशीला, दो बहुएं, दो व्यक्तित्व पर एक समान धड़कनों वाली। घर के मुखिया बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके बेटे हरिश्चंद्र और रमेश शहर जाकर नौकरी करने लगे थे। शुरू में हर महीने पैसे भेजते थे, फिर धीरे धीरे खतों की तरह वो भी कम हो गए। लेकिन घर, तालाब और इन दोनों बहुओं का रिश्ता वक्त के थपेड़ों में भी मजबूत बना रहा। रमा, बड़ी बहू रमा उम्र में बड़ी थी। उसका स्वभाव शांत, संयमी और आत्मनिर्भर था। वह कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो जैसे हर बात में अनुभव छलकता। उसका हाथ सिलाई कढ़ाई में निपुण था और गांव की औरतें अक्सर उससे साड़ी की फॉल पिको कराने आती थीं। रमा की एक आदत थी, हर सुबह तालाब के किनारे बैठकर कुछ देर सूरज को देखना। शायद यही उसका ध्यान था, यही उसकी प्रार्थना। सुशीला, छोटी बहू सुशीला नवयुवती थी, हंसमुख, चंचल और कुछ जिद्दी। उसे रंगों से प्यार था। वह अपने घर के आंगन को तरह तरह की रंगोलियों से सजाती, नीम के नीचे बैठकर लोकगीत गाती। गांव की लड़कियां उसे अपना आदर्श मानती, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और जब बोलती तो शब्दों में आत्मविश्वास होता। उसका सपना था गांव की बच्चियों को पढ़ाना, और उसने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा अक्षर पाठशाला खोल भी ली थी। एक साथ, लेकिन अलग अलग। इन दोनों बहुओं की दुनिया भले ही अलग थी, परंतु घर और तालाब के प्रति उनका प्रेम एक समान था। हर सुबह दोनों मिलकर घर का काम करती। रमा रसोई संभालती तो सुशीला पानी भर लाती। फिर एक साथ तुलसी पर जल चढ़ाकर आरती करती। उनकी आपसी बातचीत में बहुत कुछ अनकहा रहता, लेकिन एक मौन समझ बनी रहती, जैसे दोनों को एक दूसरे की कमी और मजबूरी का एहसास हो। कठिन समय, बरसात का मौसम था। तालाब लबालब भर गया था, पर घर की दीवारों में सीलन आ गई थी। छप्पर से टपकती बूंदों को रोकने के लिए रमा ने पुराने साड़ियों से पाबंद लगाए और सुशीला ने गांव के प्रधान से बात कर घर की मरम्मत के लिए अर्जी लगाई। लेकिन जवाब वही पुराना था, फुर्सत नहीं है अभी, बजट नहीं आया है। रात होते ही दोनों बहुएं एक कोने में सिकुड़कर बैठती। बारिश की तेज आवाज के बीच जीवन की चिंता उन्हें और करीब ला रही थी। बदलाव की आहट। एक दिन गांव के स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, कविता दीदी। उन्होंने सुशीला की पाठशाला के बारे में सुना और मिलने आई। इम्प्रेस्ड होकर उन्होंने सुशीला को प्रोत्साहित किया और जिला अधिकारी से मिलने की सिफारिश की। उधर रमा ने गांव की महिलाओं को एक समूह में जोड़ा और सिलाई केंद्र शुरू किया। धीरे धीरे दोनों बहुओं का ये प्रयास गांव के लिए मिसाल बन गया। रिश्तों की गांठ। एक दिन गांव की पंचायत में किसी ने कह दिया, रमा तो बड़ी है, सब उसी का हक है। सुशीला को चाहिए कि वो पीछे हटे। ये बात सुशीला तक पहुंची। कुछ दिन तक वह खामोश रही। उसके हंसी वाले चेहरे पर एक उदासी उतर आई। रमा ने ये देखा, महसूस किया। एक शाम वह सुशीला के पास जाकर बोली, हम दोनों इस घर की जड़ें हैं, कोई डाली बड़ी या छोटी नहीं होती। अगर तू न होती तो मैं टूट गई होती। सुशीला की आंखें भर आई। वह बोली, और अगर आप न होती तो मैं रास्ता ही भटक जाती। उस दिन पहली बार दोनों बहुओं ने एक दूसरे को गले लगाया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के। तालाब की परछाई। अब तालाब का किनारा दोनों के लिए और पवित्र हो गया था। वहीं बैठकर उन्होंने जीवन के सारे दुख सुख साझा किए। गांव के बच्चे, महिलाएं, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी अब कहते, तालाब के किनारे सिर्फ पानी नहीं, दो औरतों की मेहनत, त्याग और प्रेम भी झलकता है।
तालाब का पानी अब कुछ और गहराई लिए हुए था। सूरज की किरणें जब उसकी सतह को चूमती तो मानो वह मुस्कुरा उठता, जैसे जानता हो कि किनारे की वो मिट्टी दो औरतों की जड़ों से जुड़ी है। रमा और सुशीला, दो बहुएं, अब सिर्फ घर की बहुएं नहीं रहीं, वे पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। नई सुबह। अब हर सुबह का क्रम कुछ बदला बदला था। रमा के सिले कपड़ों का ऑर्डर अब पास के कस्बे तक से आने लगा था। गांव की लड़कियां उसकी शागिर्द बनने लगी थीं। रसोई के काम के बाद रमा उन्हें सिखाती सीधी सिलाई, कंघी स्टिच, बटन लगाना और साथ ही जीवन के कुछ सिले सिलाए अनुभव भी। वहीं सुशीला की अक्षर पाठशाला अब एक छांवदार बरगद के नीचे चलने लगी थी। बच्चों के साथ साथ अब कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी आकर पढ़ना सीख रही थीं। क से कमल और ग से गांव अब सिर्फ शब्द नहीं, आत्मसम्मान की पहली सीढ़ियां बन चुके थे। गांव में चर्चा। एक दिन पंचायत बैठी, सरपंच जी बोले, आजकल इस घर का बड़ा नाम हो रहा है। कच्चा घर पर मजबूत नींव। दोनों बहुएं मिलकर गांव का नाम रोशन कर रही हैं। कुछ लोग सर हिलाकर सहमत हुए, कुछ पुराने मन के लोग बोले, हुंफ, औरतों का क्या काम बाहर निकलना, घर की चौखट लांघी तो फिर न घर संभलेगा न संस्कार। पर अब माहौल बदल चुका था। एक बुजुर्ग महिला चाची सगुनी उठी और बोली, जब बेटे कमाने गए और मुड़कर न देखा, तब इन बहुओं ने ये घर संभाला। तालाब को साफ रखा, गांव की बच्चियों को पढ़ाया, औरतों को रोजगार दिया, तो क्या गलत किया। पंचायत चुप हो गई। सुशीला और रमा के लिए यह एक मूक विजय थी। बेटों की वापसी। अचानक एक दिन एक पुरानी जीप घर के सामने आकर रुकी। दो युवक उतरे, हरिश्चंद्र और रमेश। 6 साल बाद लौटे थे, शहर की भागदौड़ से थके हुए, पर आंखों में उम्मीद लिए। रमा और सुशीला थोड़ी देर चुप रहीं, फिर जैसे भीतर का ज्वार बह निकला। आंसू, उलाहने, हल्की शिकायतें और एक गहरी राहत। रमा ने धीमे से कहा, शहर में सब ठीक है न? हरिश्चंद्र ने नजरें झुका लीं। ठीक तो था, पर वहां घर जैसा कुछ नहीं था। रमेश ने माफी मांगी, हम सोचते रहे कि आप लोग आराम से हैं, पर हम ही आराम में पड़ गए। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, चलो, देर से ही सही, लौट तो आए। घर अब भी तुम्हारा है, पर इसकी नींव अब और मजबूत है। तनाव और समाधान। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक चले, पर धीरे धीरे घर के भीतर टकराव की आहट सुनाई देने लगी। हरिश्चंद्र चाहता था कि अब रमा सिर्फ घर संभाले, सिलाई छोड़ दे। रमेश को सुशीला की लड़कियों को पढ़ाना और पंचायत में उसकी चर्चा पसंद नहीं थी। रात के खाने पर बहस छिड़ी। घर की औरत को इतना बाहर नहीं जाना चाहिए, रमेश बोला। सुशीला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाहर जाकर कोई पाप नहीं किया, घर के लिए ही किया है। रमा ने सब सुना, चुप रही। अगले दिन वह फिर से अपने केंद्र गई, बिना किसी हिचकिचाहट के। रात में हरिश्चंद्र ने रमा से पूछा, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? रमा ने सिर्फ इतना कहा, जब तुम नहीं थे तब घर, आंगन और तालाब सब ने मुझे सहारा दिया। अब तुम लौटे हो तो मैं रुक जाऊं, यही चाहते हो? हरिश्चंद्र को जवाब नहीं मिला। नई दिशा। फिर एक दिन जिले से महिला अधिकारी आईं। उन्होंने गांव का दौरा किया और सुशीला व रमा के काम को सराहा। अगर आप चाहें तो हम आपकी पाठशाला और सिलाई केंद्र को सरकारी सहायता में ले सकते हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। अब बहुओं का कार्य सिर्फ गांव ही नहीं, जिले की पहचान बनने लगा। तालाब का मेला। गांव में पहली बार तालाब मेला आयोजित किया गया। महिलाओं के बनाए वस्त्रों की प्रदर्शनी, बच्चियों का कविता पाठ, लोकगीतों का आयोजन। मेले की खास बात यह थी कि इसकी व्यवस्था पूरी तरह से रमा और सुशीला ने की थी। गांव की स्त्रियां सज धज कर आईं, लड़कियों ने मंच पर कविता पढ़ी। ग्रेटर देन, हम तालाब के जल से सींचे सपनों को, मिट्टी से गढ़े उम्मीदों की राह।
2 बहुएं नहीं, 2 दीपक है वो, जो जलाएं गांव का हर एक कोना। तालियों की गूंज में दोनों बहुएं मंच पर खड़ी थीं, आंखों में नमी, पर होठों पर संतोष। एक शाम तालाब किनारे, शाम को जब सब लौट गए, रमा और सुशीला फिर तालाब के किनारे बैठी, वही पुरानी जगह। सुशीला ने कहा, सोचा नहीं था कि इस मिट्टी से इतना कुछ उगेगा। रमा बोली, बीज हमने मिलकर बोया था, भरोसे का, त्याग का। अब फल भी साथ मिलकर खाएंगे। तालाब की लहरें हल्की हवा में थिरक रही थीं। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। रमा ने सुशीला की ओर देखा। बहू नहीं, अब तू मेरी बहन जैसी लगती है। सुशीला मुस्कुरा दी, और आप तो हमेशा मेरी माँ जैसी रही हैं। तालाब के किनारे अब एक छोटा सा पत्थर का मंच बन चुका था। रमा और सुशीला के नाम से जुड़ा स्वरोजगार केंद्र गांव की पहचान बन चुका था। हर महीने आसपास के गांवों से औरतें आती, कुछ सीखने, कुछ सुनने और कुछ सपने बुनने। बेटे हरिश्चंद्र और रमेश अब गांव में ही एक छोटी डेयरी चलाते थे। समय ने जैसे सब कुछ अपनी जगह पर बिठा दिया था, पर हर कहानी में जैसे कोई नया मोड़ जरूर आता है। इस घर में भी आया, एक नई बहू के रूप में। नई बहू कावेरी, रमेश की छोटी बहन की सहेली कावेरी, शहर में पली बड़ी थी, पर गांव की मिट्टी से जुड़ी। उसके माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी, तो रमेश ने परिवार के निर्णय से उसे घर में रख लिया, विधिवत विवाह कर उसे अपने जीवन की साथी बना लिया। कावेरी सांवली थी, पर उसकी आंखों में एक अनोखा तेज था। पहली ही सुबह जब वह तुलसी पर जल चढ़ा रही थी, तो उसकी आवाज में मंत्रों की स्पष्टता सुनकर रमा चौंकी। तू तो बहुत सलीके से सब जानती है। कावेरी मुस्कराए। माँ जी, मैंने दादी से सीखा है, पर अब आपकी शरण में हूँ। सुशीला को भी वह बहुत भाए, बातों में मिठास, स्वभाव में लचक और हर काम सीखने की उत्सुकता। नई सोच, नया टकराव। कावेरी धीरे धीरे सिलाई केंद्र और पाठशाला के काम में रुचि लेने लगी। उसकी अंग्रेजी अच्छी थी और कंप्यूटर की जानकारी भी। एक दिन उसने सुझाव दिया, दीदी, अगर हम मोबाइल से बच्चों को वीडियो दिखाकर पढ़ाएं, तो समझ जल्दी आएगा। और आप लोग जो सामान बनाते हैं, उसकी फोटो इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, लोग ऑर्डर भी दे सकते हैं। सुशीला चौंकी। इंस्टा, कौन सा गांव है वो? कावेरी हंसी। नहीं दीदी, इंस्टाग्राम मोबाइल में होता है, चलिए मैं सब सिखाती हूँ। रमा थोड़ी हिचकी। हम तो पुराने लोग हैं बिटिया, हमें क्या समझ ये सब। कावेरी बोली, आप पुराने नहीं हो, बस तरीका नया होगा। काम तो वही रहेगा ना, अपनेपन से किया गया। नई तकनीक, नया विस्तार। कुछ ही हफ्तों में कावेरी ने पूरे काम को डिजिटल रूप देना शुरू कर दिया। गांव की पहली ऑनलाइन ऑर्डर आए एक महिला अधिकारी ने इंस्टाग्राम पर सिलाई केंद्र के डिजाइन देखे और 10 सलवार सूट सिलवाने का ऑर्डर दे डाला। सुशीला की पाठशाला भी अब स्मार्टफोन से चलने लगी, वॉइस नोट, छोटे वीडियो और अभ्यास पत्र। लड़कियां अब और उत्साह से आने लगीं। रमा ने एक दिन कहा, हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। कावेरी ने मुस्कुराकर कहा, पर यही तो असली संगठित परिवार होता है, हर पीढ़ी दूसरी को आगे ले जाती है। परिवार में छोटी दरार, पर घर के भीतर कुछ और ही चल रहा था। हरिश्चंद्र को लगने लगा था कि अब घर की सारी चमक सिर्फ औरतों के कारण है और पुरुष हाशिए पर हैं। एक दिन वह गुस्से में बोला, हमने घर में एक बहू लाने को कहा था, सीईओ नहीं। रमा ने नाराज होकर जवाब नहीं दिया, पर उस रात उसने कावेरी से कहा, बिटिया, तू जो कर रही है वह बहुत अच्छा है, पर जरा धीरे चल, आदमी का मन कभी कभी अपनी परछाई से भी डर जाता है। कावेरी चुप हो गई, वह समझ गई कि बदलाव लाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बदलाव की गति समझना। एक औरत का संकट। एक दिन गांव की एक युवती मालती रोती हुई पाठशाला में आई।
उसके पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी थी एक शराबी से। कावेरी ने सुशीला से कहा, हमें कुछ करना होगा। सुशीला बोली, हम पंचायत में बात रखेंगे, लेकिन सावधानी से। रमा ने कहा, मालती हमारे पास आई है, अब वह हमारी जिम्मेदारी है। अगली पंचायत में तीनों बहुएं खड़ी हुईं। मालती को साथ लेकर उन्होंने उसकी पढ़ाई, योग्यता और सपनों के बारे में बताया। फिर पूरी पंचायत के सामने सवाल रखा, क्या सिर्फ लड़की होना ही उसका दोष है? गांव की औरतें उनके पीछे खड़ी हो गईं। सरपंच ने अंततः विवाह रोकने का आदेश दिया। सम्मान और संतुलन। 1 महीने बाद जिला कलेक्टर गांव आए। उन्होंने रमा, सुशीला और कावेरी को नारी सशक्तिकरण पुरस्कार दिया। भीड़ में तालियों की गूंज थी, पर मंच पर तीनों की आंखों में सिर्फ एक बात थी, हमने एक घर को गांव बना दिया और गांव को परिवार। पुरस्कार के बाद जब रमा बोली तो उसका स्वर कांपता था। हम बहुएं थीं, हमने घर संभाला, बहनें बनी तो एक दूसरे का संबल बनी, और आज शायद कुछ औरतों का सपना भी बन सके, यही हमारा सौभाग्य है। तालाब की कहानी आगे बढ़ती है। शाम को तालाब के किनारे तीनों बहुएं बैठी चुपचाप एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए। कावेरी बोली, आप दोनों ने जो नींव रखी थी, मैं तो बस उस पर एक छोटी ईंट रखने आई थी। रमा ने उसका हाथ पकड़ा, अब तुम भी इस मिट्टी की हो गई हो, बिटिया। सुशीला हंसकर बोली, अब तो ये घर तालाब के किनारे नहीं, लोगों के दिलों के किनारे बस गया है। तालाब की लहरें फिर थिरकने लगीं, जैसे स्वीकार कर रही हो इस नए युग की कहानी जो 3 औरतों ने मिलकर लिखी थी, प्रेम से, त्याग से और बदलाव की लौ से। गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही थी जैसी 10 साल पहले होती थी। तालाब का जल अब और अधिक स्वच्छ था। उसके किनारे लगे नीम और पीपल की छाया में बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। मिट्टी के पुराने घर की जगह अब ईंटों की दीवारें थीं, पर उस दीवारों में बसी आत्मा अभी भी वही थी, रमा, सुशीला और अब कावेरी की। पर अब घर में नई पीढ़ी भी आ चुकी थी, छोटे छोटे पांव, नई आंखों के सपने और कुछ नए सवाल। ये कहानी अब सिर्फ 2 या 3 बहुओं की नहीं रही थी। अब ये आगामी पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी बन चुकी थी। गांव में नया स्कूल। कावेरी की कोशिशों से गांव में एक छोटा प्राइवेट स्कूल शुरू हुआ, सावित्री विद्या मंदिर, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ लोक संस्कार भी सिखाए जाते। सुशीला उसकी प्रधान शिक्षिका बनी और गांव की एक होनहार लड़की अमृता, जो कभी उसी की पाठशाला में पढ़ी थी, अब कंप्यूटर पढ़ाती। रमा ने अपने सिलाई केंद्र को कौशल प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया था, जहां अब लड़कियों के साथ कुछ युवा लड़के भी सिलाई, कढ़ाई, बुटीक डिजाइन सीखते। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है, वहां कहीं कहीं अंधेरे के कोने भी छिप जाते हैं। पड़ोस के गांव की चुनौती। पास के गांव से कुछ युवक आए और स्कूल की दीवार पर काले अक्षरों में लिख गए, लड़कियों की पढ़ाई से गांव बिगड़ता है। घर की लाज 4 दीवारी में ही होती है। पूरे गांव में खलबली मच गई। बच्चियों के माता पिता डरने लगे। कुछ ने तो बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। सुशीला ने रोते हुए कहा, हमने तो अपने जीवन से एक सपना सींचा था, क्या ये भी छीन लेंगे? रमा ने कंधे पर हाथ रखा। जब पौधे पर हमला होता है, तभी जड़ें मजबूत होती हैं। ये हमारी परीक्षा है, सुशीला। अमृता की आवाज। अमृता ने गांव की चौपाल में पहली बार माइक संभाला। पूरे आत्मविश्वास से वह बोली, मुझे पढ़ाया गया, इसीलिए आज मैं बोल पा रही हूँ। अगर मेरी माँ ने डर कर मुझे घर में बंद कर दिया होता, तो मैं भी किसी दहेज की आग में जल रही होती। लड़कियां सिर्फ घर नहीं सजाती, समाज भी संवारती हैं। उसकी बातों ने लोगों के दिलों को छुआ। पहली बार गांव के पुरुष भी चुप रहे, जैसे उन्हें अपनी सोच पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। पुलिस में रिपोर्ट और पंचायत की परीक्षा। कावेरी ने फैसला किया कि इस बार चुप नहीं बैठा जाएगा।
उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सरपंच जी ने पहले तो नाराजगी जताई। बहू बेटियां अब पुलिस तक जाने लगी हैं। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रमा ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा। जब गांव की बेटियां डरकर घर बैठ जाएं, तब इज्जत सच में मिट्टी में मिलती है सरपंच जी। ये पहली बार था जब पंचायत में औरतों की बात बिना शोर के सुनी गई। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया और गांव में एक चेतावनी दी। शिक्षा का विरोध अब अपराध माना जाएगा। अगली पीढ़ी की बहुएं। वक्त बीतने लगा। अमृता की शादी हुई पास के गांव में, लेकिन एक शर्त पर। वो वही स्कूल शुरू करेगी और पढ़ाना जारी रखेगी। जब उसकी विदाई हुई तो रमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं सच में माँ जैसा महसूस कर रही हूँ। तू सिर्फ बहू नहीं, हमारी मिसाल बन गई है। अमृता बोली, आप तीनों ने जो रास्ता दिखाया, बस उसी पर चलती रहूंगी। गांव में पहला बाल मेले का आयोजन। गांव में पहली बार बाल मेले का आयोजन हुआ, बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए। छोटे छोटे स्टॉल लगे, कुछ में बच्चों ने पेंटिंग बेची, कुछ में मिट्टी के खिलौने। एक मंच पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया, पढ़ी लिखी बिटिया परिवार की रीतियां। रमा, सुशीला और कावेरी मंच के पीछे खड़ी थी, साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती हुई। तालियों की आवाजों में उनका अपना संघर्ष भी गूंज रहा था, जैसे हर ताली कह रही हो, हमने तुम्हें सुना और अब तुम्हें अपनाया। तालाब की शाम और नई कल्पना। शाम को तीनों बहुएं फिर से तालाब किनारे बैठीं। सुशीला बोली, रमा दीदी, क्या आपको याद है जब हम पहली बार यहाँ बैठी थी तो आप चुपचाप पानी को देख रही थी? रमा मुस्कराई, उस वक्त मेरे पास सवाल ज्यादा थे, उत्तर कम। कावेरी बोली, अब तो हमारी अगली पीढ़ी ही उत्तर बन रही है, बिना डरे, बिना रुके। रमा ने तालाब की लहरों को देखा और बोली, हमारा घर अब सिर्फ तालाब के किनारे नहीं है, अब तो ये हर लड़की के सपनों के किनारे बन गया है। एक नई सुबह की उम्मीद। अगली सुबह स्कूल में दीवार पर एक रंगीन बोर्ड लगाया गया। जहां बेटियां पढ़ती हैं, वहां गांव बढ़ता है। बच्चों ने दीवारों पर चित्र बनाए। रमा दीदी सिलाई कर रही हैं, सुशीला दीदी बच्चों को पढ़ा रही हैं और कावेरी दीदी मोबाइल में तस्वीरें दिखा रही हैं। तीनों बहुएं मुस्कुराईं। उन्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी। बच्चों की ये चित्रकारी ही उनका सबसे बड़ा सम्मान थी।